अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एफएससी मैथ पार्ट 1, और ये तकरीबन सब बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली ये लाहौर बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। और आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो कोशिश की है कि हर टॉपिक को मैं जो है हर टॉपिक में से एमसीक्यू कलेक्ट करूं। तो आपको ये पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, रेडियन और डिग्री का जो एमसीक्यू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है वो क्या बनता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई होता है। ओके, अब जब मैं पाई की वैल्यू लिखूंगा तो 180/3.1416, तो फिर ये 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 57.296 डिग्री हो जाएगी। ये फिर इसकी अप्रोक्सीमेशन पे चले जाएंगे, हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि पाई की 3.1416 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो बस सिंपल 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री है। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई/180 रेडियन। जब पाई की जगह पे आप 3.1416 लिखते हैं तो फिर वो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 0.01745 रेडियन होता है। और 1 डिग्री की वैल्यू एक पाई/180 भी होती है जी। ओके, तो ये डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन है, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होगा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो फार्मूलाज एमसीक्यूज़ हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं, यानी कि आपको फार्मूले आने चाहिए। और बहुत सारी एमसीक्यूज़ आप देखिएगा कि फार्मूला से ही उसने पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज़, चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है कि एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा। क्या एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, प्रॉपर सेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सेट होगा। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट जो है कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, पावर सेट में आपने इसको इस तरह से लिखना होता है, एम्प्टी सेट अंदर लिखा और फिर बाहर ब्रैकेट भी लगानी है, इस तरह से लिख लें। या एम्प्टी सेट अंदर लिखा और बाहर जो है वो आपने इस तरह से ब्रैकेट लगानी है, तो ये नॉन एम्प्टी नहीं है। ओके, तो इसलिए ये नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द डोमेन ऑफ रिलेशन एफ इज इक्वल टू A1 B1 एंड C,1 है। ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है। तो डोमेन क्या होती है रिलेशन की? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, तो इसकी जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हैं A, B और C, ये इसका आंसर है अल्फ़ा। अगर यहीं पे वो रेंज पूछ लेता, द रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज इसकी बननी थी फिर सिंपल 1, यानी कि डेल्टा ऑप्शन रेंज बननी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द कोज इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू। तो ये तीन रिलेशन हैं एक्सरसाइज 13.2 के एंड वाले जो क्वेश्चंस हैं 6-7, उनमें ये रिलेशन लिखे हुए हैं। तो कोज इनवर्स -x जो है बेसिकली, पहले मैं साइन इनवर्स -x लिखता हूँ ताकि आप याद रखें, ये माइनस बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद कोज इनवर्स -x में ये बन जाता है पाई पाई माइनस कोज इनवर्स x। ओके, और टेन इनवर्स -x में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेन इनवर्स x। ओके,
कोज इनवर्स में माइनस बाहर नहीं आता, वो पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स बन जाता है। ओके, तो अब देखिएगा आपके पास, तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, चार्ली ऑप्शन, पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू, तो साइन एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स और कोज एक्स की रेंज दोनों सेम है, तो ये लाइज बिटवीन +1 एंड -1 होती है, और जिसमें ये इक्वलिटी भी होती है, तो अल्फा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये आपने याद रखना है, लेस एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू जिसमें आए। ओके, इसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 1/√3, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और tan जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 1/√3 फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसी तरह अगर tan x इक्वल टू -1/√3 आ जाता, तो ये नेगेटिव होनी थी वैल्यूज़, फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आंसर लिखना था, फिर होता चार्ली अगर ये नेगेटिव आ जाता। अभी ये पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मेरी कोशिश है कि एक एमसीक्यू में ही कोई और अगर एमसीक्यू उसी टाइप का पूछा जाए, तो वो भी आप लोगों को मैं गाइड कर दूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 1 का क्वेश्चन, और ये इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा क्या टॉपिक है, माइनस आयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू। अब देखें, सबसे पहले तो आप, क्योंकि ये ऑड पावर है, तो ये माइनस आयोटा की पावर 19 ही रहेगा। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बेसिकली आयोटा की पावर जो 19 है ना, इसमें से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें। ओके, तो 4 के मल्टीपल आप निकाल दें, बाकी जो है 3 बच जाएगा। ये आप याद रखें कि आयोटा की पावर 4n हमेशा +1 के इक्वल होता है, और n यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। आयोटा की पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन हो 4 का मल्टीपल, तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। मिसाल के तौर पर आयोटा की पावर है 100, इसका आंसर 1 आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा की पावर है -100, इसका आंसर +1 आएगा। तो आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसका आंसर 1 आता है। तो फॉर एमसीक्यूज जो हैं आप ये ट्रिक लगाएं। और माइनस आयोटा की पावर 19, ये सिर्फ आयोटा की पावर 19 है, माइनस तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो आयोटा की पावर जो 16 है वो ख़त्म हो गया, और आयोटा की पावर 3 आ गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और आयोटा क्यूब जो है आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। माइनस आयोटा और आयोटा, इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। ओके, लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चैप्टर 11 का क्वेश्चन है 11.1, द पीरियड ऑफ 3 sin 3x इज़। एक तो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेथड है कि आप इसका पीरियड 2 पाई इसमें ऐड करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, एमसीक्यू के लिए सिंपल आप देखें कि साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई है, फिर एक्स के साथ जो कोफिशेंट है ना 3, इससे आप डिवाइड कर दें, तो 2 पाई/3 इसका आंसर है। साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई, और एक्स का जो कोफिशेंट है 3, उससे आपने डिवाइड कर देना है, 2 पाई/3 इसका ओवरऑल पीरियड है। ओके, समझ ले। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन ऑफ 1 + cos x इज इक्वल टू 0 इज़। तो इसको आप सोल्व कर लें तो इसका आंसर जो है वो पाई आता है। cos x इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये cos इनवर्स -1, और cos इनवर्स -1 जो है ये पाई होती है, पाई इसकी वैल्यू है, तो बीटा आंसर है जी। ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी में को ए और बी पर कोई भी आप कंडीशन लगा लें, मैं कहता हूँ कि ये डिसजॉइंट है, ए और बी सेट जो हैं ये डिसजॉइंट हैं।
अगर ये डिसजॉइंट हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और ए यूनियन, यानी कि मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा डिसजॉइंट सेट्स के लिए। और ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यूनियन में तो बड़ा सेट आता है ना, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स। सम ऑफ फोर फोर्थ रूट्स हो या सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो, दोनों में सम जो है वो हमेशा ज़ीरो आएगा, तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स जो हैं वो वही नंबर आ जाता है, और लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर्थ रूट्स के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक्सरसाइज आपने 4.3 में 4 पॉइंट बल्कि 4.5 में पढ़ी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 1 है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ। ओके, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ हमेशा जो है वो कर्व बनती है, इस तरह बन जाता है या इस तरह बन जाता है, तो हमेशा पैराबोलिक इसका ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, सर्कल के लिए जो है, सर्कल का जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बनता है। ओके, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 2.6 में, एलिप्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। ओके, थोड़ा सा वो टिल्टेड सर्कल होता है या इस तरह का ग्राफ बनता है। ओके, लेकिन आप इस बहस में ना जाएं, अभी सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक जो है ना वो याद रख लें, काफ़ी है। बाकी आप जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको उसमें चीज़ें आप समझ लेंगे। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स इंटू माइनस स्क्वेयर रूट थ्री इज़। तो π/3, 2π/3, π/6 और 5π/6, ये बेसिकली जो है वो 2π/6 और 5π/6 से भी आप, यानी कि ऑल पॉसिबल आंसर्स आपने बताने में से, ऑल पॉसिबल आंसर्स में से आपने चेक करना है। टेन इनवर्स माइनस स्क्वेयर रूट थ्री, इसका जो रेफरेंस एंगल है वो है 60 डिग्री। अगर मैं कैलकुलेटर पे आपको समझाना चाहूँ तो टेन इनवर्स लिखें और ब्रैकेट में जो है ना वो स्क्वेयर रूट थ्री लिखें, माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत। तो ये 60 डिग्री आया, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, π/3, यानी कि इसका जो रेफरेंस एंगल आया है वो आया है π/3। अब टेन जो है वो नेगेटिव जो है वो सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल है, सेकंड में जो है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है, और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। अब देखें, π/3 इसका रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, ये एक एक्यूट एंगल होता है, और इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, और एक्यूट एंगल आपको पता है 0 से ग्रेटर और 90 से लेस है, तो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो पाई माइनस π/3 करें, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लें तो 2 π/3 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं इसको लिखूँगा 2 पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 5 π/3। ओके, तो 5 π/3 तो ऑप्शन नहीं है, 2 π/3 ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, ये चैप्टर 14 का जो है ना ये क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। तो आपको पता है कि एस्क्राइब्ड सर्कल एक्सरसाइज, उसमें आपने
12.8 में पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह करके एस्क्राइब्ड सर्कल होता है। जो वर्टेक्स यहाँ पे होगा, जैसे ए वर्टेक्स, इसको मैंने ए का नाम दिया है, और उसका जो रेडियस है फिर वो R1 बनेगा, R1, ये मैंने R1 लिखा। तो फिर उसका जो रेडियस है वो बनेगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ओके। अगर वो कहता है कि टू द वर्टेक्स बी है, यहाँ पे वर्टेक्स बी है, तो फिर होना था डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अगर वो कहता है ऑपोजिट टू द वर्टेक्स सी है, यहाँ पे अगर सी वर्टेक्स होता तो उसका रेडियस R3 बनना था, और वो डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ओके। तो ये तीनों फार्मूला जो हैं वो आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़। तो मॉडुलस जो है आपको पता है कि जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो इसका मॉडुलस जब लेते हैं तो ये रियल पार्ट का स्केयर, इमेजरी पार्ट का स्केयर, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसमें आप मॉडुलस लें तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो यह आ जाएगा 9 + 16, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, ओके। तो इस तरह से इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से चैप्टर 1 में से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, तो इफ़ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज। अब देखिए ओमेगा की जो वैल्यू है वो आती है -1 और -√3 आयोटा ओवर 2। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, -1 + √3/2। तो अब देखें तो कॉन्जुगेट जो है वो तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब अगर कहता कि ओमेगा स्क्वायर इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी। तो अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती तो फिर वो ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा के इक्वल आ जाता। बात फॉलो करें, इसी से आप ये रिजल्ट भी बता सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा के इक्वल आएगा। क्वेश्चन की सेंस मैंने आपको समझा दी है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ओके। इसी तरह से आपने ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल टू। तो ये सिंपल कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। साइन इनवर्स √3/2 कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो ये जो है √3/2, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। तो ये 60 डिग्री की ट्रायंगल बनती है। तो 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, रेडियन में π/3 कहते हैं। उसने आंसर जो है वो रेडियन में लिखे हैं, π/3 इसका आंसर है, ओके। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि इफ़ cot थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा इज़ लेस देन 0 देन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, सबसे पहले आप देखेंगे कोट जो है वो पॉजिटिव है, तो कोट जो है टेन और कोट तो पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। साइन थीटा इज़ लेस देन 0, साइन थीटा नेगेटिव है, लेस देन 0, तो साइन जो है वो नेगेटिव थर्ड में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो लेस देन 0 मीन नेगेटिव, तो नेगेटिव वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो रिपीट कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है, तो ये इसका आंसर है, ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए सबसेट है बी का, यानी कि ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बड़ा सेट ही होगा ना। ए यूनियन बी जो है आ जाएगा बी के इक्वल। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है अल्फ़ा, क्योंकि बी जो है वो ए का सुपर सेट है। तो यूनियन के लिहाज से बी, ए यूनियन बी बी आएगा। अगर यहीं पे वो पूछ लेता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो फिर क्या आंसर आना था, ए आना था, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए छोटा सेट है, ओके। तो कॉमन दोनों में ए है, लेकिन यूनियन में हम लिखेंगे तो बड़ा सेट बी लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 20 जो है वो आपके लिए मैंने
आपके साथ डिस्कस किए, इनको अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।